बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो मेंटोर। आज हम यूनिट सेल बियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 जो है स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द वन विच इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स। आपने वो बतानी है वो स्ट्रक्चर जो ऑल लिविंग थिंग्स में मौजूद है। सेल न्यूक्लियस, डीएनए एंड प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है वैक्यूल। तो आप इसमें देखें जो सेल न्यूक्लियस है, आप अगर देखें तो ये जस्ट यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियोइड है। जबकि डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए ये भी नहीं हो सकता ऑल लिविंग थिंग्स में। लाजमी नहीं है कि डीएनए या आरएनए इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर जो है मौजूद हो लिविंग थिंग्स में, तो ये भी पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो चौथी ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस पे गौर किया जा सकता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जब हम उनको देखते हैं लिविंग थिंग्स को, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्रोक्रियोटिक सेल की बात कर ले या उसके बाद अगर हम यूक्रियोटिक सेल की बात करें, तो प्रोक्रियोटिक सेल हो या यूक्रियोटिक सेल हो, सब में जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही स्ट्रक्चर है जो कि क्या होती है, मौजूद होती है। उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लांट सेल में सेंट्रल है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल या मैनी वैक्यूल्स हैं, तो ये भी फिट नहीं है। तो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है जो इसके लिए इस स्टेटमेंट के लिए सूट कर रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल वोमिटिंग इज, सेल वोमिटिंग इज फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्चुअली सेल वोमिटिंग क्या चीज है? सेल वोमिटिंग का मतलब है कि सेल कोई भी चीज जब रिलीज करता है, आउटसाइड रिमूव करता है कोई भी चीज, इसको सेल वोमिटिंग कहते हैं। तो सेल वोमिटिंग अगर देखा जाए, फेगोसाइटोसिस देखी जाए, ऑप्शन फेगोसाइटोसिस पे गौर करें तो इसको सेलुलर ईटिंग कहते हैं। सेलुलर ईटिंग में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल इनटेक किए जा रहे होते हैं। एंडोसाइटोसिस देखते हैं तो इसमें कोई बल्क मटेरियल जो है इनसाइड सेल के लिया जा रहा होता है। पिनोसाइटोसिस देखें तो इसमें क्या हो रही होती है, सेलुलर ड्रिंकिंग हो रही होती है, सेल जो है लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर रहा होता है। अगर आप एक्सोसाइटोसिस पे गौर करें तो इसमें आउटटेक ऑफ मटेरियल हो रहा है, मतलब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जो पड़ा है वो बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, बाहर की तरफ रिलीज किया जा रहा है। तो एक्सोसाइटोसिस जो है ये इसके लिए बेस्ट सूटेबल जो है वो क्या है, आंसर है। तो सेल वोमिटिंग इज एक्सोसाइटोसिस। तो डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन ऑफ म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सेल वॉल इन द एल्गी। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन फंजाई है, थर्ड ऑप्शन बैक्टीरिया है, फोर्थ ऑप्शन प्लांट्स है। तो इसमें देखें जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या है, बैक्टीरिया। आप जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें भी देख चुके हैं कि जो प्रोक्रियोटिक सेल होता है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्लोरोप्लास्ट आर ओनली फाउंड इन दी। अल्फा ऑप्शन है एनिमल एंड प्लांट सेल, बीटा ऑप्शन है एनिमल्स, चार्ली ऑप्शन है प्लांट्स, डेल्टा ऑप्शन है वर्सेस। तो आपने ये देखना है क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड की टाइप है, तो प्लास्टिड आप जानते हैं प्लांट्स में ही पाया जाता है, तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्लांट्स होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जनरली द सेल है, आमतौर पे सेल में क्या मौजूद होता है, वन न्यूक्लियस, अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है वन रेबोसोम, चौली ऑप्शन है वन लेसोसोम, डेल्टा ऑप्शन है वन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आमतौर पे सेल में जो है वो वन न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये अल्फा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स स्टेटमेंट पे आ जाए, इट इज विजिबल ओनली इन द नॉन डिवाइडिंग सेल। जब सेल एक डिवाइड नहीं कर रहा होता तो तब कौन सी स्ट्रक्चर जो है विजिबल होती है। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियस, बीटा है क्रोमोसोम, चौली ऑप्शन है लेसोसोम, डेल्टा ऑप्शन है रेबोसोम। तो इसमें जो है न्यूक्लियस ही है जो कि क्या है, विजिबल स्ट्रक्चर होती है जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल होता है। क्योंकि आप देखते हैं जब सेल डिवीजन शुरू कर देता है तो तब उसमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रोमाटिन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इनटू अ क्रोमोसोम बाय। क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है। तो कौन सा प्रोसेस है, डिकंडेंसेशन होती है या रेप्लिकेशन है या अनकॉइलिंग है या कंडेंसेशन है
तो इसमें देखें जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या है, कंडेंसेशन है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस करता है, तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आता है जिसको क्रोमोसोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट 8th स्टेटमेंट है, these membranes vary widely in the appearance from cell to cell। सेल टू सेल कौन सी मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी, वेरी करेगी? तो सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फोर्थ ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि आप देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लें या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल टू सेल ये वेरी नहीं करती है, बल्कि स्ट्रक्चर जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, इनकी अपीयरेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जिसकी सेल टू सेल स्ट्रक्चर जो है, जो अपीयरेंस है वो क्या करेगी, मेम्ब्रेन की, वो वेरी करेगी। तो नेक्स्ट इस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप बेटा जानते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जबकि न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है फैक्ट्री ऑफ रेबोसोम्स है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मसल सेल में पाया जा रहा है, जो कि कैल्शियम वगैरह को स्टोरेज वगैरह का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आ जाए, रेबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन, रेबोसोम किस में तैयार हो रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जैसा कि आप जानते हैं रेबोसोम जो है न्यूक्लियोलस में तैयार हो रहे हैं, फैक्ट्री ऑफ रेबोसोम जो है न्यूक्लियोलस को ही कहते हैं, जबकि फैक्ट्री ऑफ जो प्रोटीन है वो क्या है, रेबोसोम्स है। तो ये जो बेस्ट ऑप्शन हुई वो चार्ली ऑप्शन, न्यूक्लियोलस जो है वो जो है रेबोसोम्स को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। उसके बाद 11 स्टेटमेंट पे आ जाए, द साइटोस्केलेटन फैब्रिक फाउंड इन द साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। जो साइटोस्केलेटन है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो उसमें कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, वो कहता है कौन सी स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं होती। तो आप देखें जो साइटोस्केलेटन आप पढ़ चुके हैं उसमें मैक्रोट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, मैक्रोफिलामेंट्स भी आती हैं। तो ये मायोफिलामेंट स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं होती साइटोस्केलेटन में। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो बीटा हुआ, मायोफिलामेंट्स। नेक्स्ट है, डैश आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन। इंटरनल सेल मोशन में क्या चीज इन्वॉल्व है, मैक्रोट्यूब्यूल्स है, मैक्रोफिलामेंट्स है, या उसके बाद जो है मैक्रोफिलामेंट्स है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो आप जानते हैं जो इंटरनल सेल मोशन में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो क्या है, मैक्रोफिलामेंट्स जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इन्वॉल्व। तो नेक्स्ट ये 13 हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, क्रस्टिया आर पार्ट ऑफ, क्रस्टिया किसका हिस्सा है, लेसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी ऑपरेटस का। तो क्रस्टिया जो है आप देखते हैं, क्रस्टिया जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग मौजूद होती है, उन इनफोल्डिंग को क्रस्टिया कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है, जो प्रीवियस वीडियो है, उनमें मैंने बताया है कि जो क्रस्टिया है इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है लिपोप्रोटीन इन नेचर है, और इसके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जो क्रस्टिया स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है, जबकि लाइसोसोम क्या है, एक वेजिकल लाइक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल है। गोल्गी ऑपरेटस क्या है, गोल्गी ऑपरेटस जो है सेल सिक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी ऑपरेटस में भी जो वेजिकल लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थी वो क्या थी, उसको जो है सिस्टर्नी का नाम देते थे। तो मिक्स नहीं करना, जो क्रस्टिया स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। तो नेक्स्ट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 14 स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द शुगर। कौन सी ऑर्गेनेली है सेल में जो कि क्या कर रही है, शुगर से जो है एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ग्लूकोज से जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है वो जो है कौन सी ऑर्गेनेली कर रही है, रेबोसोम। जानते हैं रेबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, उनकी सीडलिंग स्टेज में जो है हेल्पफुल है। लाइसोसोम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही
शुगर से जो है वो क्या बना रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डेल्टा आपका ऑप्शन जो है वो क्या हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट जो है, एनिमल सेल नेवर सफर फ्रॉम, एनिमल सेल जो है किस चीज का लिए जो है वो सफर नहीं होते, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड, वायरल डिसऑर्डर्स, टेस्ट सैक डिजीज, टियोलेशन। तो देखिए एनिमल जो सेल होता है ग्लाइकोजेनेसिस भी उसमें हो सकती है, वायरल डिसऑर्डर का भी वो शिकार हो सकता है, टेस्ट सैक डिजीज का भी हो सकता है। अटियोलेशन, अटियोलेशन देख रहे हैं, ये जो करेक्टर है डेल्टा, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ऐसे प्लांट जो कि क्या कर देते हैं, क्लोरोफिल लूज कर देते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट में, उनमें जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये जो एटियोलेशन है ये प्लांट से रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 पे आ जाए, पिक ऑफ द सेल दैट बिकम द एम्फीएस्ट्रल, ऐसा सेल पिक करें जो कि क्या है, एम्फीएस्ट्रल है। तो प्लांट सेल एम्फीएस्ट्रल नहीं हो सकता, एनिमल सेल जो है इसमें दो एस्ट्रल्स होते हैं। ये जो है ये स्टेटमेंट जो है बीटा जो है वो करेक्ट है, जबकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो है इससे रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है 16 स्टेटमेंट पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो कौन सी है, प्लाज्मेट। आप देखते हैं इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं या ये वेक्टर का काम कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजेलम देखें, मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है प्लाज्मेट ही है एक्चुअली। पहले स्ट्रक्चर जो है ये आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में एक पहले स्ट्रक्चर या पहले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली जो कॉन्जुगेशन है वो क्या है, एक्चुअली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है कॉन्जुगेशन जो है। तो पैलेस जो है जो है पहला स्ट्रक्चर या पहले स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, दी बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जो बेसिक फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। तो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स की बेल लेयर मौजूद होती है और यही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और यही बेसिक फ्रेमवर्क बना रही होती है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के लिए वो फॉस्फोलिपिड्स है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, सेल मेम्ब्रेन का इनमें आपने फंक्शन वो बताना है कि जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। सेल ईटिंग देखें, फेगोसाइटोसिस कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। सेल ड्रिंकिंग है, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ये भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। सेल वोमिटिंग अभी आपको बता चुका हूँ, एक्सोसाइटोसिस है। रेजिस्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जो रोक रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है, वो सेल वॉल होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो है फंक्शन नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट 19 स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस मे बी एंटर इनटू द सेल बाय, जो अनवांटेड सब्सटेंस होती है जो सेल, जिनकी सेल को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं, तो कौन से प्रोसेस के जरिए दाखिल होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है और हमेशा उसमें अपहिल मूवमेंट होती है। और जबकि बल्क ट्रांसपोर्ट जिसमें एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट एक्चुअली क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है। हाई कंसंट्रेशन टू मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और इसको डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। तो अपहिल मूवमेंट तो दोबारा वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे चौली ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं है वो सेल में फिर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मूव कर रहे हैं। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन हुआ वो चौली ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट 20 स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। कैप एंड टेल इज द नॉट रिक्वायर्ड ऑन द एमआरएनए ऑफ एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो कैप और टेल बनती है एमआरएनए पे, ये एक यूकैरियोटिक सेल में बनती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ने एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करना होता है, तो उसको कैप और टेल चाहिए होती है ताकि उसके जो एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर कोई न्यूक्लियेजेस या फास्फेटेजेस एंजाइम एक्ट ना करे और उसको ब्रेक ना करें। जबकि आप जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो एमआरएनए को कोई लॉन्ग डिस्टेंस तो कवर करना ही नहीं है। जहाँ पे एमआरएनए प्रिपेयर्ड हुआ है उसने उधर ही रहना है,
इसलिए उसको कोई कैप या टेल की जो है जरूरत नहीं है। तो इसलिए कैप एंड टेल इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द mRNA ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे स्टेटमेंट में ये भी दिया जा सकता था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, नीचे फिर कुछ और ऑप्शन दे दिए जाते। तो इस तरीके से भी ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है एक्चुअली ये जो कैप और टेल का जो प्रोसेस है इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट है 21 ऑप्शन, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम दी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आपको अगर टॉपिक जो है स्नैप्स का टॉपिक याद हो तो उसमें एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसके दरमियान गैप जंक्शन मौजूद होते हैं जिसको सिनैप्स का नाम देते हैं। तो एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में जो है मैसेज कन्वे होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में होता है। तो पहले वाले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरे वाले जो न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे तो ये देखिए रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी चीज जब सेल से रिलीज होती है आउटसाइड जाती है तो एक्सोसाइटोसिस का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो इसको आप एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो जब वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे रिसेप्टर के जरिए तो अब वो दूसरे न्यूरॉन में दाखिल होने लगे तो तब आप कह सकते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। तो इस स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैरियर सैल्यूटेटेड डिफिजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कैरीड आउट बाय द, जो कैरियर सैल्यूटेटेड डिफिजन है उसको कौन सी चीज जो है वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जो कैरी कर रही होती है। ये एक्चुअली प्रीवियस जो आपके एमडी कैट के टेस्ट हैं उसमें भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आ चुका है, और यहाँ पे मैंने भी जो है वो इसलिए जो है इस वीडियो में जो है इसको डिस्कस करने लगा हूँ। ये आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ग्लॉसरी से उठाया गया, ग्लॉसरी में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दी गई होगी, ये डेफिनेशन जो है उससे ये एमसीक्यू जो है दिया गया। तो आपने स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो कैरियर जो कैरियर सैल्यूटेटेड डिफिजन होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो उसको स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कर रही होती है, वो मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से इनसाइड की तरफ लेके आ रही है। 23 है जी, एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल है वो क्या, प्लाज्मोलाइसिस है, डी प्लाज्मोलाइसिस है, बीटा एफ डिफिजन है, जबकि चार्ली है एक्सोसाइटोसिस है, डेल्टा ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। आप जानते हैं और आप बेटा पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस जो है जिसमें सेल जो है श्रिंक कर जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस में वो दोबारा जो है अपनी शेप को दोबारा जो है मेंटेन करता है। तो ये प्रोसेस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, प्रोसेस है। तो इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल है वो क्या, प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अनलाइक द यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स हैव अनलाइक यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सर्कुलर क्रोमोसोम, रेबोसोम, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। तो आप जानते हैं अनलाइक यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या रखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं रखते, सर्कुलर क्रोमोसोम या उसके बाद क्या है रेबोसोम्स है। रेबोसोम तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों रखते होते हैं, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है जस्ट यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो सर्कुलर क्रोमोसोम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 25 पे आ जाए, इनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया बाय द सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल एज एन एग्जांपल ऑफ, कि जब भी कोई बैक्टीरिया जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय द सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल एज एन एग्जांपल ऑफ, कि जब भी कोई व्हाइट ब्लड सेल जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो वो किस चीज की एग्जांपल है, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, या पिनोसाइटोसिस है, या फैगोसाइटोसिस है। तो आप देखते हैं बैक्टीरिया जब भी सेल इनटेक करेगा तो इसका मतलब है सॉलिड मटेरियल को क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। तो सॉलिड मटेरियल की जब इनटेक होती है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इस तरह जब लिक्विड की इनटेक होती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस में क्या करता है, सेल कोई भी चीज आउटसाइड रिमूव करता है। एंडोसाइटोसिस में क्या करता है, इनटेक ऑफ सब्सटेंस होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ इनगोलमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय द सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल इज एन एग्जांपल ऑफ फैगोसाइटोसिस है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये हमारे 25 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये एंड हुए। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो है बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो है स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।